नंबर लाइन आप देखेंगे यहाँ पे, क्लास 9th का वीडियो, दूसरा वीडियो है। नंबर लाइन संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को किस प्रकार दिखाएंगे हम, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार शो करेंगे, और दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं किस प्रकार निकालेंगे, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं कितनी होती हैं और कितनी निकाली जा सकती हैं, इसको देखेंगे। पहले नंबर लाइन के बारे में जानेंगे। संख्या रेखा, संख्या रेखा इधर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होती है और इसमें नंबर्स को डिनोट करते हैं। सबसे मिड में 0 और इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। इधर -1, -2, -3, -4, -5 और इसे कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट, और इधर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो ये माइनस प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। नंबर लाइन है आपका, तो नंबर लाइन में आप ये देखेंगे किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे इतनी सारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो देखा जाए कैसे ये बात सत्य है। अगर हम 2 और 3 की बात कर लें, 2 और 3 के बाद, तो अगर देखा जाए हम क्या लिख सकते हैं, पहला संख्या 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड सो ऑन जाएंगे, 2.93 आएगा। अब अगर देखा जाए 2.1 और 2.2 के बीच में कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, ये क्या हो जाएगा 2.11 है, 2.10 समझ लीजिए, 11, 2.12, 2.13 एंड सो ऑन, 2.13, 2.14 एंड सो ऑन, इस प्रकार जाएगा ये 2.20 तक पहुंचेगा ये। फिर अगर देखा जाए हम ये दो संख्याएं ले लें, 2.11, 2.12 के बीच में, तो अगला नंबर क्या आएगा 2.10, 2.111, 2.112, 2.12 है, 2.113 एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा, 2.2120 चलेगा। इस प्रकार हम देखते जाएंगे ये सारे फ्रैक्शन के रूप में बढ़ सकते हैं ये। तो हम देखें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में इतनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, फिर इन दो परिमेय संख्याओं की इतनी परिमेय संख्याएं, और इस प्रकार ढेर सारी संख्याओं के बीच में हम बहुत ही इस तरह इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। इसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के रूप में जैसे ये है 2 और 3 के बीच में लिखना हो तो क्या कहेंगे, यहाँ पे दशमलव के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं। 2 और 3 के बीच में अगर हमें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या कहेंगे, ये समझ लीजिए 2/1 है, फिर क्या हो जाएगा, अब आप इसे फ्रैक्शन में देखेंगे कि इस प्रकार जैसे 1 और 3 के बीच में हमें कोई फ्रैक्शन दिखाना है कि कितने हो सकते हैं फ्रैक्शन। जैसे आप यहाँ देखें डेसिमल में कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्या रख सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे बढ़ता ही जाएगा, एंड सो ऑन, इस प्रकार चलता ही जाएगा। फ्रैक्शन के रूप में अगर देखना हो तो हम उसके हर को चाहे बटा 2 करके चल सकते हैं, बटा 3, बटा 4। अगर एक सपोज करें कि हम बटा 4 कर रहे हैं, 1 के बीच में पहली संख्या है 4/4 ले रहे हैं। अगर हम 4/4 से शुरू करें तो कट के 1 आ जाएगा, आप देखेंगे। फिर अगला क्या हो जाएगा 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कहने का मतलब 4/4 1 हो सकता है और 8/4 2। इतने के बीच में इतनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं।
इसी प्रकार और हम देखेंगे, और आगे अगर बढ़ना चाहें तो ये 2 और 3 के बीच में, और इसको आगे बढ़ाना चाहें 4/4 तो 5 भी 5 के रूप में भी लिख सकते हैं, 5/5 भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसको 5/5, अगला 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5। ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 1 और 2 फिर आ गया। लेकिन अब देखेंगे कितनी परमेय संख्याएं होंगी 1 2 3 4, इनके बीच में 4 परमेय संख्याएं। इस तरह अगर हम बटा 6 करेंगे तो 7 परमेय, बटा 7 करेंगे तो और नेक्स्ट, इस तरह हम बटा जितना भी बटा करते चले जाएंगे हमें परमेय संख्याएं मिलती ही चली जाएंगी। तो यहाँ पे आप नंबर लाइन में सीखें कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में हम कितनी परमेय संख्याओं को इंक्लूड कर सकते हैं। अगला स्टेप आप ये देखेंगे, अगला नंबर लाइन के बारे में हमें लगता है आपका क्लियर हो गया होगा मैटर। आप देखेंगे कि किसी संख्या रेखा पर परमेय संख्याओं को किस प्रकार हम दिखाएंगे, या किन्हीं भी 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय, पहले ये देखेंगे आप कि संख्या रेखा पर, पहले ये देखेंगे संख्या रेखा पर 2 परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याएं कितनी निकाली जा सकती हैं। तो ये मैटर क्लियर हो गया। अगर हम 4 लिखेंगे, इसी तरह हम बटा 2 भी लिख सकते हैं, इसको बटा 3 भी दिखा सकते हैं। सपोज कीजिए कि 2/2 हो गया, तो अगला क्या आएगा 3/2, अगला 4/2, तो ये भी तो कट के 2 आ जाएगा। तो 2 परमेय संख्याओं के बीच में 1 परमेय संख्या, 2 परमेय संख्याओं के बीच में 3, 2 परमेय संख्याओं के बीच में 4, 2 परमेय संख्याओं के बीच में 5। तो कितनी भी 2 परमेय संख्याओं के बीच में इस प्रकार हम अनंत परमेय संख्याएं को लिख सकते हैं। तो ये एक सिस्टम होगा, आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में अगर 1 लिखना हो तो 2 परमेय संख्याओं के बीच में 1 परमेय संख्या आ रही है, यहाँ पे 2 परमेय संख्याओं के बीच में 3 आ रही है, तो उसके हर को देखेंगे। अगर हर देखा जाए तो जब 2 हर है तो 1 परमेय संख्या एक्स्ट्रा हो रही है, और जब हर 4 है तो कितनी परमेय संख्याएं आ रही हैं 1 2 3 4 5 परमेय संख्याएं बन रही हैं। हर 5 है तो 1 2 3 4 5 6 बन रही है, 1 एक्स्ट्रा बन रहा है। तो इस प्रकार अभी सीखेंगे आप एक क्वेश्चन से कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं अगर निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे, आप देखेंगे। इसको नोट कर लें। क्वेश्चन है आपका 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के मध्य 6 परमेय संख्या निकालिए। तीन व 4 के मध्य 6 परमेय संख्या निकालना है आपको। तो हम देखेंगे 3 नंबर लाइन पे शो करेंगे, 3 और 4। समझ लीजिए एक परमेय संख्या है 3/1 और 4/1 हो गया। तो जितनी परमेय संख्या हमें लिखनी होती है, जिसे हमें यहाँ पे 6 लिखना है, तो हम देखेंगे एक मेथड आपको क्लियर करना है। यहाँ पे जितनी भी 2 परमेय संख्याओं के बीच अगर हमें परमेय संख्या जितनी भी कहेगा उसका n+1 लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है 6 परमेय संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 6 + 1 बराबर कितना होगा 7 से हर व अंश में, अंश व हर में गुणा करेंगे, गुणा करके प्राप्त करेंगे। सपोज कीजिए, थोड़ा सा यहाँ क्लियर करेंगे। अगर यहाँ 5 परमेय संख्या निकालने को कहता तो हम क्या करते 5 + 1 6 आता, तो उससे ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करेंगे। जैसे हमें 3/1 से निकालना है तो इसके हर में कितने से गुणा करेंगे 7 से। पहला संख्या हो जाएगा 7 × 21/7। अगला अपने आप चलाते रहेंगे आगे, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 7 4 जा तो ये 4 आ जाएगा। कितनी संख्याएं निकल गई ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6
6 संख्याएं परमेय संख्या निकल गई। तो किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के मध्य अगर आपको n परमेय संख्याएं निकालनी हैं तो आपका फार्मूला क्या होगा, n+1 से क्या कर देंगे, जितना आएगा उससे अंश और हर में गुणा करके और आप परमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। उस जैसे 3/1 था तो इसमें हमने क्या किया, 7 आया है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बढ़ते चले जाएंगे। एटलीस्ट हमारा जब कट जाएगा तो उतना उसके बीच में नंबर्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम परमेय संख्याओं को किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य निकाल सकते हैं। और भी एक तरीका, एक फार्मूला होता है a+b। अगर 1/2 है और 3/5 है, इनके बीच परमेय संख्या निकालनी है तो a+b/2 होता है फार्मूला। दो संख्याओं दो फ्रैक्शन पार्ट में हैं और उसके बीच में अगर हमें परमेय संख्याएं निकालनी है तो a+b/2 कर देंगे, इन दोनों का योगफल बटे 2 कर देंगे, यहाँ आएगा, फिर इन दोनों का योगफल बटे 2 कर देंगे, ये संख्या आएगी, फिर इन दोनों का योगफल बटे 2। इस प्रकार ढेर सारी परमेय संख्याएं भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या कि दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या निकालना। अब आप देखेंगे संख्या रेखा पर परमेय संख्या को अपरमेय संख्या को किस प्रकार शो किया जाता है। इसको उतार लें। अगला क्वेश्चन है √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो इसका एक मेथड है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम नंबर लाइन बना देंगे, -∞ से +∞, और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 स्केल से क्लियर कर लेंगे, 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका -1, इधर -2, इधर -3, और बड़ा बना देंगे नंबर लाइन। अभी आप यहाँ पे क्लियर करेंगे, जैसे √5 है तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग धन 1। पहले तो 4 धन 1 लिख सकते हैं या इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1। 4 धन 1 को 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये तब भी 5 आएगा। तो सबसे पहले अगर हमें √5 है, √3 है, √9 है, किसी भी प्रकार अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इकाई लेंगे। ये है एक इकाई के रूप में 1 सेंटीमीटर या स्केल पे जो भी हो। इस पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 पे एक हम परपेंडिकुलर खींच देंगे, पटरी की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे, और 1 पे ये 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम 1 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे गोला प्रकार से। 1 सेंटीमीटर का चाप जितना ये होगा उतना ही लेकर यहाँ पे काट लेंगे। ये आपका कट गया 1 सेंटीमीटर। इसको O मान लेंगे, इसको A, इसको B। पटरी की सहायता से इसको मिला देंगे। ये आपका 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, तो 1 कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझे रहेंगे कि कैसे इसको बनाया जाएगा। अब हम गोला प्रकार की सहायता से OB रेडियस लेकर एक चाप लगाएंगे। OB रेडियस का चाप लेकर एक चाप लगाएंगे। तो कलर से कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हम लिया और इस प्रकार चाप लगाया। अगर हम पटरी से मापेंगे तो ये समझ लीजिए √2 का क्या हो गया, आंसर आएगा 1.141 के करीब आएगा। यहाँ पे जितना भी होगा, ये आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये √2 का हो गया। अब अगला हमें दिखाना है √5 हमें निकालना है।
तो √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो अगला देखिए क्या होता है, फिर OB पे हम चांदा की सहायता से एक 90 डिग्री या गोला प्रकार की सहायता से एक 90 अंश का पुनः एक कोण बनाएंगे हम 1 सेंटीमीटर का, OC कह देंगे इसको हम। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी काट लेंगे और इसको फिर हम मिला देंगे O से। अब ये देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर करेंगे 2 और इसका 3, ये कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो 3 अगर आएगा तो 3 का अगर हमें वर्गमूल देखना है, ये आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 + 1, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आएगा 3। और अगर हम ये दिखाना है कि 3 का क्या होगा मान कितना आएगा, तो इस पे जब हम ले चलेंगे ये आपका बनेगा, ये हो गया आपका कितने का मान, √3 का। ये थोड़ा सा और इधर आएगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम √2 का वर्ग और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 2 और +1 होगा, ये √3 का आएगा। तो √3 का मान कैसे आएगा, ये आपका बना क्या √3, और √3 का मान होता है 1.7321, तो लगभग यहाँ पे गिरेगा ये आपका, ये आपका इधर गिरता। तो ये आप जब बनाएंगे प्रकार की सहायता से तो बहुत ही बेटर बनेगा, ये इस प्रकार बनेगा। अगला अगर हमें बनाना है तो फिर क्या करेंगे, इस OC पे पुनः 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर का फिर से हम खींचेंगे, तो थोड़ा सा ये तिरछा जाएगा। आप जब बनाएंगे तो प्रकार की सहायता से तो बेटर दिखेगा, यहाँ पे OD सपोर्ट कर लेंगे इसको 1 सेंटीमीटर। अब फिर जब हम इसको मिला देंगे O और D को जब मिलाएंगे आप तो क्या दिखेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे OD का, तो √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, ये 3 + 1 हो जाएगा और अंडर होगा कितना हो जाएगा, √4 का वर्गमूल 2, ये आपका 2 बनेगा। तो कहने का मतलब ये आपका √4 होगा। तो पहले सबसे पहले √2 निकाले, √3 निकाले, √4 निकाले, तो √4 का फिर यहाँ से ये OD चाप लेंगे और OD चाप लेकर जब हम लगाएंगे तो आपका ये बनेगा, ये आपका जाके 2 पे गिरेगा, ये चाप पूरा लेंगे तो ये आएगा आपका, ये थोड़ा आपका यहाँ पे आएगा। जब आप प्रकार से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं सिर्फ कि किस तरह हम खींच रहे हैं इसको, ये तो ये हो गया 4 का वर्ग, √4 का डायग्राम किस प्रकार बन रहा है। अगला आप हमें √5 को दिखाना है। अब एक बार पुनः फिर क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये जो रेखा है इस पे, तो ये रेखा पे जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री इस तरह दिखेगा, तो 90 डिग्री बना। फिर इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, E बना देंगे। ये आपका √4 है, ये 1 सेंटीमीटर ही काटेंगे या पटरी की सहायता से 1 सेंटीमीटर ही नापेंगे। अब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, √4 का स्क्वायर और +1, ये जो OE मिलेगा हमें OE बराबर √ कितना हो जाएगा, √4 का स्क्वायर +1, ये हट जाएगा आपका 4 + 1 और कितना हो जाएगा √5। तो ये जो आपको मिलेगा वो √5 मिलेगा। और अब हम क्या करेंगे, OE चाप लेकर एक खींचेंगे, ये जो आपका मिलेगा यही क्या होगा, इसको पटरी की सहायता से हर पॉइंट को हम नाप लेंगे। यहाँ पे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √4 की वैल्यू, √5 की वैल्यू। तो एक बार फिर से समझ लेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, OA 1 सेंटीमीटर, उस पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, मतलब एक लंब 90 अंश का कोण बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर का चाप लेकर काट लेंगे प्रकार की सहायता से, ये 1 हो गया, ये 1 है, OB को मिला देंगे, √2 बनेगा। ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर देखेंगे 1 का स्क्वायर √2 हो गया। इसको फिर क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से पेंसिल से ड्रा कर लेंगे।
ये जहाँ पे टच करेगा उसको इस स्केल में देख लेंगे कितना इसकी वैल्यू आ रही है, हमें पता हो जाएगा √2 का मान। फिर अगला अगर हमें प्राप्त करना है तो इस पर फिर परपेंडिकुलर खींच देंगे, वो 1 सेंटीमीटर काटेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो अगला जो मिलेगा √3 मिलेगा। फिर उसको हम प्रकार की सहायता से ड्रा कर लेंगे। फिर अगला करना है तो इस पर 90 डिग्री। इस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे और हमें आगे मान मिलता जाएगा। आगे आप देखेंगे √5, √6, √7, √8 कई प्रमेय संख्याओं को भी ड्रा कर सकते हैं। तो थैंक्स कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। इस तरह नहीं, हम जानते हैं वैसे भी कि जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वो अपरिमेय संख्या होती है। आपको पहले लेक्चर में हमने बता दिया था पार्ट फर्स्ट में कि रियल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल क्या होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इसको थ्योरेटिकल मेथड से किस तरह बताया जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखेंगे सोल्यूशन इसका। सबसे पहले हम मान लें कि हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। थोड़ा सा अलग तरीका है इस सवालों को लगाने का कि हम उल्टा चलेंगे। जैसे हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बट हम यहाँ पे चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होंगे। अतः हम लिखेंगे, अतः √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q अभाज्य, P व Q का केवल एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि इस तरह है कि 2/5 है ये, इनका भी एक गुणनखंड क्या है, एक है। इसमें इनका कॉमन फैक्टर क्या है, एक है। इस प्रकार नहीं है कि 4/10 लिखा हो तो इसमें अगर फैक्टर करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये दो, एक के अतिरिक्त जो है इसमें दो भी फैक्टर हैं। एक तो है ही, दो भी फैक्टर हो गया इसमें। लेकिन हम यहाँ पे PQ को इस प्रकार से कर रहे हैं, मान रहे हैं कि उनका केवल एक ही जो है 1 यहाँ पे 1 मतलब 1 से है, एक अभाज्य गुणनखंड है। 1 इसका एक अभाज्य गुणन है, जैसे ये है P/Q के रूप में है। 4/, अगर जैसे सपोज कीजिए 4/10 होता तो इसका एक के अतिरिक्त दो भी फैक्टर है। तो यहाँ पे जो PQ है वो क्या है, किसी भी परिमेय, अगर हमने इसे कहा है कि ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ P और Q का केवल जो P और Q हैं आपस में वो क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। अब आगे देखेंगे, अगर इसका मतलब हम इसे √5 को क्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल देखेंगे यहाँ पे। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखेंगे यहाँ पे 5 = क्या हो जाएगा, P² या इसको लिख सकते हैं P² = 5Q²। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है कि अगर हम x बराबर लिखे हो 3, 6, 9, 12, तो ये जो नंबर होता है ये कहते हैं 3 के भाज्य हैं। ये 3 का टेबल चल रहा है, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो ये कह सकते हैं ये जो नंबर है वो 3 के क्या हैं, भाज्य हैं। तो अगर x बराबर 3p लिखा है तो कहेंगे x का भाज्य क्या है, 3 है। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखा जाए तो P² बराबर हमें मिल रहा है 5Q²। तो हम क्या कहेंगे कि P² 5 का एक गुणनखंड
5 पी स्क्वायर 5 का पी स्क्वायर बराबर 5 पी स्क्वायर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो कह सकते हैं पी स्क्वायर 5 का 5 से विभाज्य है। सपोज यहाँ पे ये आप देखेंगे कि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यों आ रहा है। पी स्क्वायर मतलब 5 का किसी भी संख्या में अगर गुणांक है तो ये नंबर क्या है, 5 से कट रहा है। अगर किसी का वर्ग जो है 5 से कट रहा है तो वो नंबर भी, जैसे मान लीजिए किसी का वर्ग 25 अगर 5 से कट रहा है, पी स्क्वायर जैसे अगर यहाँ पे सपोज करेंगे पी स्क्वायर अगर पी स्क्वायर 25 का वर्ग 625, अगर 25 का वर्ग जो है अगर देखा जाए 625 अगर 5 से कट रहा होगा तो 25 भी आप देखेंगे क्या होगा, 25 भी आपका 5 से कटेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी होगी कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर उस संख्या से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसलिए हम कह सकते हैं पी भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर करेंगे। अब अगर p 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अगर p 5 से विभाज्य है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर p = 5r लिख सकते हैं। p 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य था तो पी स्क्वायर = 5 की स्क्वायर लिखा। अब अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य हो गया, तो पी = 5r से मान सकते हैं, माना, अतः लिख सकते हैं, अतः p बराबर 5r होगा। चूँकि वो विभाज्य है p भी, इसलिए अगर इसका स्क्वायर कर दें तो p स्क्वायर = आ जाएगा 25r स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25r स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे आपका लेफ्ट साइड बराबर है, पी स्क्वायर बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर = 25r स्क्वायर। यहाँ से काट देंगे तो q स्क्वायर = आएगा 5r। यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर 5r आ रहा है, r स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। कह सकते हैं q स्क्वायर, जैसे यहाँ पे p स्क्वायर बराबर क्या आया था, 5q स्क्वायर, तो आपने क्या कहा कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। उसी प्रकार आप कह सकते हैं q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब कह सकते हैं किसी का स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो वह संख्या भी उससे विभाज्य हो सकती है। तो यहाँ से कह सकते हैं इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। थोड़ा सा अब यहीं पे देखना है, हमने क्या सपोज किया था कि p व q जो हैं उनके केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड है 1। p/q में क्या है, हमने जो सपोज किया था वो क्या था कि p और q एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है। लेकिन हमारा जो सपोज था वो कंट्राडिक्शन यहाँ पे हो रहा है, मतलब विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। हमने इसको ये सिद्ध किया, दिखाया कि p और q का 1 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड 5 भी मौजूद है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है ये लाइन, p 5 से भी विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब दोनों संख्याएं अगर विभाज्य हैं तो p/q का जो एक गुणनखंड 1 था, 1 उसका फैक्टर था, दोनों में कॉमन था, वो एक अतिरिक्त चीज़ें आ रही हैं, 5 भी आ रही हैं। अतः यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सपोज था, हमने जो माना था वो गलत है, त्रुटिपूर्ण है, विरोधाभास है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। इसको थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे
कि चूंकि हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड केवल एक होता है। लेकिन हमने ये दिखा दिया यहाँ पे सिद्ध करके कि P और Q का एक और गुणनखंड 5 भी मौजूद है, अतः हमारा जो मानना था वो गलत है, विरोधाभास है। अतः विरोधाभास कंट्राडिक्शन के तहत एक थ्योरम कह सकते हैं, इसको प्रूफ कर देंगे, कह देंगे कि विरोधाभास के तरीके कि हमारा जो मानना था वो गलत है, अतः √5 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार आप और भी सवालों को इस तरह √5 है, √3 है, √5+3 को लगा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि कौन सी संख्याएँ परिमेय अपरिमेय होंगी। तो इस तरह आप इस चैप्टर में और भी चीज़ें देखेंगे। थैंक